कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर कितनी दुनिया के अंदर एवोल्यूशन हो चुकी है। मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं ये इंजरीज का सामना करेंगे, क्रिकेट के प्लेयर्स, और फिर उसके बाद शायद हो सकता है उनके कैरियर्स भी फिजल आउट कर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में एक कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट्स है जो कि एथलीट्स हैं। अभी कुछ स्टूडेंट है, अगर वो स्पोर्ट्स मेडिसिन को परस्यू करना चाहता है तो उसका करियर का कोई स्कोप है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में या यूके में? आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन की दर्द है, सियाटिका का आपने नाम सुना होगा, कमर की दर्द है, लोअर बैक पेन है, आर्थराइटिस है, गाउट है। हमारी स्पोर्ट्स की अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। अच्छा, जब आप इंजरीज की बात करते हैं तो व्हाट आर कॉमन इंजरीज और वो हमारे स्पोर्ट्समैन को क्यों ज़्यादा होती हैं? मोबाइल फ़ोन ये हमारी गर्दन की बहुत सारी इंजरीज का बायस बनता है, क्योंकि हमारा जो एक खास एंगल है उसको देखने का, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में वॉल्यूम ऑफ पेशेंट इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा, तो उनको यहाँ पे जॉब मिल सकती है और यहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं। और अगर उन्हें स्पोर्ट्स फिजिशियन बनना है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन कुछ चाहिए होता है? अच्छे डॉक्टर से पहले किसी अच्छे इंसान को रेफर करना चाहूँगा। तो यहाँ गोरों में मैंने ये चीज़ नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मर और मैं हूं आमिर। अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या स्पोर्ट्स में आपका कोई इंटरेस्ट है, या आप स्पोर्ट्स फिजिशियन है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन और फिटनेस से रिलेटेड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पोर्ट्स फिजिशियन है, एंड आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट डॉक्टर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत शुक्रिया सर। बिफोर वी कंटिन्यू, काइंडली अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप करते क्या है स्पोर्ट्स मेडिसिन के अलावा, आपके और क्या क्या काम है? जी, पहले तो मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन को डिफाइन कर दूं, क्योंकि ये काफ़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा डिसिप्लिन है जो कि कम लोगों को पता है। ठीक है। तो जिस तरह आप जब मेडिकल कॉलेज से पास आउट करते हैं, जब आप डॉक्टर बनते हैं, तो उसके बाद अक्सर लोग, कुछ लोग कार्डियोलॉजी करते हैं, कुछ लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं, कुछ लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनते हैं। ठीक है। तो अब एक डिसिप्लिन, डिफाइंड डिसिप्लिन है जिसको स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन या स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं, जिसमें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं प्लेयर्स के साथ काम करने में या स्पोर्टिंग बॉडीज़ के साथ काम करने में, वो लोग इन फील्ड्स को परस्यू करते हैं। और इसकी एक पूरी एक स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह से कार्डियोलॉजी की होती है, जिस तरह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की होती है, जिसमें आप बहुत साल पढ़ने के बाद अपनी सर्टिफिकेशंस लेते हैं, अपनी डिग्रीज लेते हैं, एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन विद आइदर अ क्लब इन योर ओन पर्सनल कैपेसिटी या फिर किसी स्पोर्टिंग बॉडी के साथ। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन है जो बेसिकली लुक आफ्टर करती है स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। ठीक है। देखती है कि इन स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को, इनका जो करियर है उसको किस तरीके से लंबा किया जा सकता है ताकि उनको कम इंजरीज हों, और अगर किसी प्लेयर को इंजरीज हो गई हैं तो उनको हम किस तरह से उनको मैनेज करेंगे ताकि वो प्लेयर्स वापस अपनी स्पोर्ट्स में जाके जो उनका काम है, जो उनका लाइवलीहुड है, उसकी तरफ वो वापस जा सकें। तो इसलिए बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा चैलेंजिंग सा एक फील्ड है, और मैं ये तकरीबन आप समझ लें कि 17-18 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक जनरल से क्वेश्चन है, आपको लगता है इसका स्कोप है? कितने स्पोर्ट्स फिजिशियंस होंगे एक टीम के अंदर अगर किसी को चाहिए भी? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त शायद बज़ाहिर तो ये जो डिसिप्लिन है वो शायद इतना ज़्यादा लोगों को नहीं लगता कि इसमें लोग वाकई हैं भी नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस जगह पे एक डिसिप्लिन जब डिफाइंड नहीं होता तो आप ये समझ लें कि उसमें उतनी ही अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जांपल देता होता हूँ कई बार, कि एक सेल्स के आदमी को एक जगह भेजा गया, वो जूतों का सेल्समैन था, एक ऐसे शहर में भेजा गया जहाँ पे उसको कहा गया कि आप जाएं और आप जाके जूते बेचें। तो जब वो आदमी वहाँ गया तो उसने देखा कि वहाँ पे तो सब नंगे पाँव फिर रहे थे। तो उसने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उसने कहा कि मेरा कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे, हमारी प्रोडक्ट का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता। तो मैनेजर ने उसको वहीं से कहा कि यू आर फायर्ड, घर चले जाओ। उन्होंने एक और आदमी को हायर किया, उन्होंने उसको वहाँ भेजा और वो वहाँ गया और उसने जाके कहा कि ये तो बहुत ही बड़ी मार्केट है, यहाँ तो कोई जूते नहीं पहनता। तो इसी तरह ही है, रिसेप्शन के ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि स्पोर्ट्स अब पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा खेली जा रही है, एंड इट हैज़ बिकम अ $multi-billion इंडस्ट्री। अगर आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट है, उसके बाद इंग्लैंड में देखें तो फुटबॉल
रग्बी, क्रिकेट, उसके अलावा बाकी भी जितने भी आप कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, हर एक पे स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और ये जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, अब ये उस हद तक चले गए हैं जहाँ पे उनको एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स फिजिशियन की ज़रूरत होती है कई बार, कि वो उनके साथ साथ उनके हर चीज़ को देखे, उनकी सेहत का ख्याल रखे, उनकी स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे काम करे, और उनकी न्यूट्रिशन पे काम करे, उनके एंगल्स पे काम करे, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उस पे काम करे, ताकि वो लंबे अरसे तक लॉन्जेविटी पे बेस्ड एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकें। और वो प्लेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली जब वो लंबा अरसा खेलेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन की तरफ आ रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स फिजिशियंस के तौर पे क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्स फिजिशियन है, तो आप कहाँ प्रैक्टिस करें फिर माइंड है? तो एक प्रैक्टिस तो मेरी यहाँ पे यूके में है, और दूसरी प्रैक्टिस जो है मेरी वो पाकिस्तान में है, जहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ दोनों प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में एक कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट्स है जो कि एथलीट्स हैं, और एक वो और एक वो हैं जो एग्जैक्टली वो हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज ना करने की वजह से अब बहुत सारी एक्स एंड पेन्स का शिकार हो चुके हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन की दर्द है, सियाटिका का आपने नाम सुना होगा, कमर की दर्द है, लोअर बैक पेन है, आर्थराइटिस है, गाउट है। तो मैं वो भी सारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी वहाँ पे ट्रीट करता हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा वहाँ पे एक बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है कि एक तरफ मेरे पास बहुत यंग और बड़े आप समझें कि जो फुल ऑफ लाइफ लोग हैं, और एक मेरे पास वो लोग हैं जो आते हैं विद लॉट ऑफ क्रॉनिक एक्स एंड पेन्स। देखिए, पाकिस्तान की तो स्पोर्ट्स टीम की तो हमेशा कोई ना कोई इंजरीज रहती हैं। लेकिन जी पाकिस्तान जो है वो अभी तक अपने शेयर टैलेंट के ऊपर चलता रहा है। अगर आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स देखें, हमारी हॉकी थी एक ज़माने में, हमारी नेशनल स्पोर्ट थी। अब क्रिकेट है, और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्लब्स की भी है। अब इस वक्त फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान ने लेकिन अभी तक इवॉल्व नहीं किया इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, और उसकी वजह ये है कि एक तो वहाँ पे रुझान नहीं है, दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों के पास इस बात का नॉलेज ही नहीं है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर कितनी दुनिया के अंदर एवोल्यूशन हो चुकी है। और इसीलिए अब पाकिस्तान की टीम जो है वो हर जगह पे, ख़ासतौर पर क्रिकेट की टीम, वो जाके हर जगह पे मुश्किल का सामना करती है। क्योंकि जो बाकी टीम्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसके अंदर इस वक्त स्पोर्ट्स साइंस लैब्स हैं बहुत सारी, तकरीबन 40-50 रिसर्च हो रही है, प्रॉपर रिसर्च हो रही है। एग्जैक्टली बायोमैकेनिक्स देख रहे हैं उनके, न्यूट्रिशन देखी जा रही है। देखा जा रहा है कि एक प्लेयर को खेलने से पहले क्या खाना चाहिए, खेल के दौरान क्या खाना चाहिए, और स्पोर्ट्स के बाद क्या खाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में इस तरह से नहीं है। हम अभी तक तो शेयर टैलेंट पे चल रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं ये इंजरीज का सामना करेंगे, क्रिकेट के प्लेयर्स, और फिर उसके बाद शायद हो सकता है उनके करियर्स भी फिजल आउट कर जाएं। तो मेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रोफेसीज जो हैं वो सही साबित हुई हैं। हमने अपने स्टार प्लेयर्स देखे हैं, शाहीन अफरीदी को देखा है जो 2-2.5 साल पहले इंजर हुए और अभी तक वो रिकवर नहीं कर सके। उनकी स्पीड जो है वो 147 से 132 पे आ गई है। और नसीम शाह हैं, इंजर्ड थे, फ़खर ज़मान इंजर्ड थे, हसनैन हैं इंजर्ड थे। तो ये सब हमारे जो लोग हैं ये इंजर्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसकी अवेयरनेस नहीं है। और मैं आजकल तकरीबन काफ़ी सोशल मीडिया चैनल्स पे बैठ के, और इवन नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के, जो प्राइवेट चैनल्स उनसे भी बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशंस को सोचना चाहिए, और इन जनरल पाकिस्तान की पूरी स्पोर्ट्स को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ पिछले 2 ओलंपिक्स देख लें, तो इससे जो पहला, अभी तो एक ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तान की टीम जा रही है जिसमें आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान की सिर्फ 2 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 24 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन में 2 लोग ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे पिछले ओलंपिक्स में 7 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि छोटे छोटे मुल्कों से जो लोग आते हैं ओलंपिक्स के लिए, उनमें भी तकरीबन 100-150 एथलीट्स उनके होते हैं। तो आपको ये बता रही है कि बेसिकली प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, जिस तरह कहते हैं कि हमारी स्पोर्ट्स की अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। अच्छा, जब आप इंजरीज की बात करते हैं तो व्हाट आर कॉमन इंजरीज, और वो हमारे स्पोर्ट्समैन को क्यों ज़्यादा होती हैं? कॉमन मैं बताता हूँ आपको। क्रिकेट जैसे है, अब आपको क्रिकेट का हम एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती, तो जो आपके बॉलर्स हैं उनकी शोल्डर की इंजरीज होती हैं,
ओके उनकी लोअर बैक की इंजरीज होती हैं, ओके क्योंकि जब वो उनका एक जो एक्शन है, बॉलिंग का एक्शन, जो वो बॉल डिलीवर करते हैं तो उनकी लोअर स्पाइन पे बहुत ज़्यादा जोर आता है, जिसकी वजह से उनको लोअर स्पाइन की इंजरीज होती हैं। फिर उसके अलावा अगर उनके मसल्स का एक बैलेंस नहीं है शोल्डर के मसल्स का, तो उनके शोल्डर के मसल की, जिसको हम रोटेटर कफ इंजरीज कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। तो ये तो इंजरीज आपके बॉलर्स की हैं। अब आप बैट्समैन को देखें तो बैट्समैन में नी की इंजरीज कॉमन है, पाँव की इंजरीज कॉमन है, ठीक है उसके बाद उनकी एल्बो की इंजरीज कॉमन है। तो ये सारी मिली जुली इंजरीज हैं जो बैट्समैन में होती हैं। ठीक है। इस इंजरीज की रीजंस क्या है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस? इसमें बहुत सारी इसकी वजूहात हैं या रीजंस हैं। पहली वजह ये है कि उनकी कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं होती। उनकी एक बायोमैकेनिकल असेसमेंट होती है जिसमें हर प्लेयर का एंगल देखा जाता है कि एक बॉलर का एक ख़ास एंगल है बॉल डिलीवर करने का। अगर वो उनका एंगल ठीक नहीं है तो उसी एंगल पे, गलत एंगल पे या मैल एंगल पे बॉल कर करके उनको इंजरी हो जाएगी। उस तरह एक बैट्समैन का भी एक ख़ास एंगल है खड़े होने का, शॉट मारने का, उन सबको देखा जाता है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी जिसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड बायोमैकेनिकल लैब एग्जिस्ट नहीं करती, एक भी। अब बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल हमेशा देता होता हूँ कि हर मसल जो है, जो भी आपकी बॉडी का मसल है, वो हमेशा एक जॉइंट से शुरू होता है और अक्सर मसल जो है एक जॉइंट पे जाके इंसर्ट हो रहे होते हैं। yeah. तो फर्ज करें अगर आप किसी एक मसल को जो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट पे जाके लग रहा है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके ख्याल में उस मसल को क्या होगा? वो कमजोर हो जाएगा, नम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो सब बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनको एक्टिविटी से हमने रोक दिया है, खुद ही रोक दिया है कि हम उनको घर में कोई काम भी नहीं करने देते। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि जो मसल जो पहले काम करते थे, एक एक्टिव लाइफ गुजारते थे, अब वो एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते। तो अब वो जब सुबह उठते हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म के एक्स एंड पेन्स होते हैं, उनको जॉइंट पेन्स होते हैं, क्योंकि मसल्स श्रिंक कर रहे हैं। अगर उसके आप उसको इन कंपैरिजन टू द वेस्ट देखें तो वेस्ट में लोग बहुत अरसे तक, बहुत लंबी उम्र तक सोच एक्टिविटी रखते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं। इसकी वजह से उनके जो मसल की लेंथ होती है या मसल की जो इंटेग्रिटी होती है वो कायम रहती है, या उसको आप कहते हैं मेंटेन करते हैं वो। इस वजह से यहाँ पे एक्स एंड पेन्स जो हैं वो कम है, पाकिस्तान में एक्स एंड पेन्स ज़्यादा है। सेकंड जो बहुत बड़ी वजह है वो है न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत पुअर डाइट है हमारी, हम जो खाते हैं, और हमारे वालदैन की भी बहुत ज्यादा पुअर डाइट थी। अब तो कहते हैं हमने बड़ा देसी खाना खाया। हाँ जी बिल्कुल, वो कह सकते हैं देसी खाना जिन्होंने खाया हुआ है वो वाकई अभी भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली आप समझेंगे वो ना आधे इधर हैं ना आधे उधर हैं, तो वो लोग जो हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। आपको लगता है कि देसी खाना इज अ प्रॉपर डाइट? मुझे लगता है कि देसी खाना इज अ मिथ। उनको तो पता ही नहीं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन हम क्या ले रहे हैं। नहीं देखें, क्या रोटी हो गई और उस पे घी डाल दिया, बस खा लिया। अब तो खैर ये साइंस इतनी इवॉल्व कर गई है, खासतौर पर न्यूट्रिशन की जो साइंस है, कि उसमें अब आपको हर जगह पे पता लग गया है कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। और अब सारी गेम उसके ऊपर आ गई है, वो कैलकुलेशन मैथ्स पे आ गई है कि अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप वेट पुट ऑन करेंगे, और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं तो आप स्मार्ट रहेंगे या आप कम से कम फिजिकली एक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो ये तो एक अब रॉकेट साइंस जो है ना वो एक प्रिवेल कर गई है इस चीज़ के अंदर। तो मैंने अब ये देखा है कि अब जो लोग थोड़े सेल्फ अवेयर हैं, जो इन चीज़ों पे रिसर्च करके देख लेते हैं कि मैं एक इतना ज़्यादा एक्टिव आदमी नहीं हूँ, मेरा ज़्यादा काम जो है वो ऑफिस में बैठने का है, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा कैलोरीज खाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कर ले, मैं इससे बेहतर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरा सिस्टम जो है वो उसको ब्रेक भी मिले। और अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ या पाकिस्तान में होता हूँ तो यहाँ पे हर चीज़ खाने के ऊपर होती है। ठीक है। वहाँ मीटिंग भी खाने पे होती है, वहाँ लड़ाई भी खाने पे होती है, वहाँ बहस भी खाने पे होती है, हर चीज़ में खाना इन्वॉल्व है। तो क्योंकि हम बेसिकली वी आर बिग ईटर्स जिसको कहते हैं। तो अब तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि देखें आप बगैर वजह के चीज़ें खा रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपने सारा दिन कुछ नहीं किया, जब कुछ नहीं मिला खाना खाने बैठ। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने नाश्ता किया और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, ना कोई दिमागी काम किया ना कोई फिजिकल का काम किया। लेकिन जैसी दोपहर के खाने की कॉल आई आप फौरन मेज से बैठ गए और आपने दोपहर का खाना खा लिया। उसके बाद भी आपने कोई काम नहीं किया। तो मैंने कहा ऑब्वियसली जब आपका ब्रेन भी कोई कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहा,
आपकी बॉडी भी कोई कैलोरीज कंज्यूम नहीं करी, तो ये कैलोरीज जाएंगी कहाँ? ये सारी की सारी भी पाइल अप ही होंगी, और जब पाइल अप होंगी तो फिर आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे वो नजर आएंगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, रॉकेट साइंस जो नहीं है इसमें कोई ऐसी। चलो अच्छा एक क्वेश्चन है कि अभी कुछ स्टूडेंट है, अगर वो स्पोर्ट्स मेडिसिन को परस्यू करना चाहता है तो उसका करियर का कोई स्कोप है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में या यूके में अच्छा करियर हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक रिलेटिवली नई फील्ड है। मैं ये कहूँगा कि आज से 7-8 साल पहले तक इसको इस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि यूके के अंदर स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर बाकायदा फेलोशिप्स होती हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है। उसके लिए पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन कहीं पे भी नहीं थी, पहले बाकी फील्ड्स में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जिस तरह बच्चे यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और अपना प्लैब का एग्जाम देते हैं, हाँ जी, प्लैब का एग्जाम देने के बाद जो कि लाइसेंसिंग एग्जाम है बेसिकली यूके का, उसके फौरन बाद वो जाके अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन की जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इस वक्त माइन फील्ड है स्पोर्ट्स जो है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है इस वक्त। हर स्पोर्ट्समैन जो है, जो मिनिमम भी जो यहाँ पे जो क्लब्स के प्लेयर्स हैं वो मिलियंस में कमाते हैं, या उनके पर्सनल भी होते होंगे ना? बिल्कुल ऐसी है। अब वो बहुत सारे, जिस तरह मेरे क्लाइंट हैं, आई बीन सीइंग हिम फॉर द लास्ट मे बी 14 years नाउ, रहीम स्टर्लिंग है। अच्छा, वो बेसिकली इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं और मैनचेस्टर सिटी से भी खेलते थे, अब वो आजकल चेल्सी में है। ठीक है। तो ये मेरे पास आए थे जब 14 साल के थे। तो ये एक, मैं हमेशा अपनी एक बताता हूँ कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त केस था कि व्हेन ही केम टू मी एट द एज ऑफ 14 nobody was willing to sign him। और वो आए और उनके बहुत सारे इश्यूज थे, उनके बायोमैकेनिक्स के इश्यूज थे, उनकी कुछ पोस्चर के इश्यूज थे। तो एक लेवल 4 के कोच हैं चेल्सी के, वो मेरे पास उनको लेके आए और उन्होंने कहा कि डॉक, इनका कुछ हम कर सकते हैं, टैलेंटेड बहुत है ये प्लेयर, लेकिन इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, इस वजह से इसको पिक नहीं किया जाता। तो मैंने उनके साथ मिल के तकरीबन 18 months काम किया, और उसके बाद ये 14 साल उस वक्त वो थे। तो उसके बाद उनको पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला अपना QPR, जो क्वीन पार्क रेंजर्स का क्लब है यहाँ पे यूके में, उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते 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 2000 मेरे ख्याल 18 में उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए 53 million pounds का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके हमने उस प्लेयर को कहाँ से कहाँ ले गए। तो और ये सारी साइंस की इम्प्लीकेशन थी कि हमने साइंस को जितना इम्प्लीमेंट किया, जितना हम उसको इम्प्लीमेंट करते गए उसी तरह ही उस प्लेयर की प्रोग्रेस बेहतर से बेहतर होती गई, और इवेंचुअली ही एंडेड अप बिकमिंग अ स्टार प्लेयर, कि वो अब इंग्लैंड से भी खेलते हैं और वो अब बड़े बड़े क्लब से भी खेलते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि प्लैब के एग्जाम्स के बाद कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए अप्लाई कर ले तो उसको जॉब मिल जाती है जी। तो इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स है, मतलब पहले कुछ करना पड़ता है, कोई स्पेसिफिक बिल्कुल फील्ड, मतलब जर्नल आओ नहीं, बिल्कुल MBBS करके ये डायरेक्ट? बिल्कुल ऐसी है जिस तरह लोग MBBS के बाद प्लैब करते हैं ज्यादातर ठीक है। लोग, और सीधे वो यूके में आते हैं और फिर वो अपनी को ट्रेनिंग पोस्ट ढूंढते हैं ओके, कि किसी को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मिल जाती है, किसी को कार्डियोलॉजी मिल जाती है। उसी तरह ट्रेनिंग पोस्ट अवेलेबल है इन स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो मतलब NHS स्पॉन्सर कर दें? जी जी बिल्कुल। अब NHS जो है उसमें आप ट्रेनिंग करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन की, और उसके बाद ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में भी बहुत स्पोर्ट्स है। NHS के अंदर बहुत सारे लोग वैसे भी आते हैं। और फिर जो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जो एक खास उम्र के बाद शुरू होती है, अराउंड 55-60, जहाँ पे आपको बॉडी एक शुरू हो जाते हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाती हैं, इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है उसमें आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली जो थोड़े से आपके एल्डरली पेशेंट्स हैं, आप उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात की थी उस वक्त कि जो लोग यहाँ पे आते, एक सिस्टम नहीं है डॉक्टर्स का, तो जो आप जो वहाँ पे क्लिनिक में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इंटर्नशिप वगैरह देते हैं? अगर समवन वांट्स टू लर्न स्पोर्ट्स मेडिसिन और वो अगर आपके पास आ जाए, आप उसको ट्रेनिंग भी दे दें, उसको सिस्टम का भी बता दें कि ये सिस्टम इस तरह का है, और कोई ऐसे इंटर्नशिप वगैरह आप ऑफर करते हैं? बेसिकली अभी तक मैंने फॉर्मली तो कोई चीज़ वो नहीं की। अच्छा। लेकिन जिस तरह मैंने वो कहा ना कि मैं 2 यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, और हम मोस्ट लाइकली बताना चाहेंगे उसका? कोई नहीं, मैं बता सकता हूँ। एक राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज है अच्छा, लाहौर का, ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है, इट्स अ टीचिंग हॉस्पिटल, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और एक गुजरात में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब के नाम से, अच्छा, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ।
जब आप कह रहे हैं काम कर रहे मीन्स कि अभी वो करिकुलम लॉन्च हो गए? करिकुलम जो है वो प्रिपेयर हो गया हुआ है। ओके, अभी हम लॉन्च सिर्फ- नहीं किया हम आपने। अभी लॉन्च नहीं किया, हम ये अगले साल के पहले जो क्वार्टर है उसमें उसको लॉन्च करने लगे हैं, उसमें क्वार्टर जितने वन। भी स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स जी जी करना जी चाहते हैं तो दे बिल्कुल। गोना लर्न देयर। जी जी जी, हम इसको ओपन करेंगे फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हम ओपन करेंगे इवन फिजिकल थेरेपिस्ट, जो लोग एमफिल करना चाहते हैं या एमफिल कर चुके हैं वो भी आ सकते अच्छा। हैं इसके अंदर। क्योंकि इसके अंदर मैं जो लोगों को अपस्किल करूंगा वो उन टेक्नोलॉजीज पे करूंगा जो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओके। और वो फॉर्चुनेटली वो मेरे पास क्लिनिक में मौजूद हैं, जिनमें मैंने आपसे जिक्र किया। स्कैनर्स हैं बहुत सारे, उसके बाद बहुत सारा इक्विपमेंट है ट्रीटमेंट के लिए जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। और चूंकि मैं अपना यूके का मॉडल वहाँ पे रेप्लिकेट किया मैंने, तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैंने वही इनिशिएटिव लिया कि इन लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो शायद होगा, लेकिन इनका प्रैक्टिकल नॉलेज किसी वो तरह से जरूरी है, एनहांस किया जाए। जो जरूरी है वो है नहीं। जी, ताकि जब वो यूके में आए तो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो, हाँ। कि वो जब वो आए तो उनसे कोई इंटरव्यू पूछे कि जी आपको गेट स्कैन करना आता है, तो वो ये ना कहेंगे हमने पढ़ा तो हुआ है लेकिन हमने कभी देखा नहीं। देखा नहीं। मैं उनको कहूंगा कि ये गेट स्कैन है, ये देखें आपको ऐसे करना है। या कोई किसी को मैं अगर MSK मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड सिखाता हूँ तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ जी हमने इमेजेस देखे भी हुए हैं और हमें पता भी है, हम बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मसल की इंजरी है या जॉइंट की इंजरी है, ठीक है। या उसी तरह ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो हमने ये भी ट्रीटमेंट किया हुआ है, अपने हाथों से किया हुआ है, इस मशीन के ऊपर किया हुआ है, बजाय इसके क्योंकि वो सिर्फ कहीं जी हमने पढ़ा हुआ है किताब के अंदर लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कोई नहीं है। तो मैं लोगों को अपस्किल करना चाहता हूँ कि वो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको ज़्यादा रोबस्ट करें और ज़्यादा सक्सेंट करें, ताकि जब यहाँ पे आए तो उनके लिए मार्केटेबिलिटी उनकी जो है वो ज़्यादा बेहतर हो, यहाँ पे उनको अच्छी जॉब्स मिले और उनको जो एक बेसिक जॉब है फिजिकल थेरेपिस्ट की फॉर एग्जांपल या किसी स्पोर्ट्स फिजिशियन की, उससे थोड़ा सा ऊपर उनको सैलरीज भी ज़्यादा मिले क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। क्योंकि जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग, दे विल कम एंड हिट द ग्राउंड रनिंग। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा पसंद करती हैं यूके के अंदर कोई आदमी ऐसे आए जी जो पहले से क्वालिफाइड हो, पहले से ट्रेंड हो, वो कहते हैं आए द बेसिकली द फ्लोर इज योर्स, यू टेक चार्ज एंड यू मेक थिंग्स हैपन। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इस लिहाज से। ये मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव। इसके साथ आपके पास और भी कोई डॉक्टर्स हैं जो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे इसके साथ, यू द ओनली वन? अभी फिलहाल तो जी मैं ही हूँ। अच्छा, अभी मैं अकेला ही कर रहा हूँ। मेरे पास मेरे को फिजिकल थेरेपिस्ट की एक टीम है, ठीक है। जो मैंने 5-6 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके पाकिस्तान में उनको मैंने ट्रेन किया है और वो अब मेरे सारे जितनी भी मेरी इक्विपमेंट है उस पर वो यूज़ करते हैं, वो मेरे इक्विपमेंट को, उनको चीज़ें वो सीख गए हैं वो। तो वो जब मैं ये कोर्सेज लॉन्च करूँगा और ये पोस्ट ग्रेजुएशन लॉन्च करूंगा, ये इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बेसिकली जो मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में और जो करूंगा इंशाल्लाह ये अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। तो उसमें वो मेरी टीम का हिस्सा होंगे। कुछ चीज़ें मैं उनसे करवाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं उनको कहूंगा कि आप करें जाके, आप ये वर्कशॉप करें, आप ये, क्योंकि इट विल ऑल बी वर्कशॉप बेस्ड। थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास पहले भी है, लेकिन मैं ज़्यादा वर्कशॉप बेस्ड करूंगा ताकि इंटरएक्टिविटी हो, लोग सीखें और लोग कॉन्फिडेंट हों कि जी हमें ये आता है, और ताकि वो कल को जाके जब किसी से बात करें तो उनका जो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एज आई से, यू नो। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स फिजिशियन कितना डिफरेंस है इनमें? फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ये मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, जो स्पोर्ट्स फिजिशियंस हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो उस पाथवे से आते हैं। जिस तरह आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं, 5 साल की अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आप एज अ स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन को चूज करते हैं। सो फिजियोथेरेपिस्ट ये काम नहीं कर सकते? फिजियोथेरेपिस्ट ये काम नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपिस्ट ये कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जब आए यहाँ पे तो वो अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को बाय लर्निंग सम ऑफ दोज टेक्निक्स, बाय लर्निंग सम ऑफ दोज टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करती है। जिस तरह बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल हैं आजकल जिनमें हम पाँव का स्कैन करते हैं। हम देखते हैं कि आपके पाँव जब आप लैंड करते हैं, रनिंग करते हैं तो वो सही हैं, वो सीधे पड़ रहे हैं। अगर वो नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आपके पाँव को तकलीफ करेंगे, उसके बाद आपकी नी में चेन जो है वो ऊपर जाएगी, फिर आपकी हिप में जाएगी और फिर आपकी स्पाइन को थोड़ा सा वो करेगी। तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं यूके के अंदर उनका भी काफ़ी स्कोप है अगर लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, क्योंकि मेरे क्लिनिक में मैं फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करता हूँ और वो डेलीगेटेड वर्क जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो मैं उनको प्लान्स बना के देता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल पड़ती है कई बार
जब मैं एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता हूँ किसी को सिलेक्ट करने के लिए, मुझे सिर्फ ये लगता है उनके पास सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज है, उनके पास किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस ने ये जो एक फिजिकल थेरेपी का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, हाँ जी। उसमें उनकी ट्रेनिंग नहीं है। तो तो मैंने बेसिकली उनको पढ़ा देते हैं, अच्छा, और जब वो पढ़ लेते हैं उनको जो डिग्री मिल जाती है, उनको कहते हैं अब आप जाएं, वो आप जाके कहीं भी प्रैक्टिस करें। तो अगर कोई एक फिजियोथेरेपिस्ट जो पाकिस्तान में है एंड वो यूके आना चाह रहा है तो वो क्या करेगा फिर? वो वहाँ पे उनका एक इक्वलेंस का एक एग्ज़ाम होता है अच्छा, जो वो देते हैं। वो एग्ज़ाम भी होता है और ख़ास एक तरीका है जिसमें वो अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ भेज के उसको वेरीफाई करवाते हैं। उनको अगर वैलिडेट कर देते हैं वो यहाँ की यूके की काउंसिल जो है फिजिकल थेरेपी की, तो उनको वो यहाँ पे जॉब मिल सकती है और यहाँ पे वो जॉब कर और सकते अगर हैं। उन्हें स्पोर्ट्स फिजिशियन बनना है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन कुछ चाहिए होता है? नहीं, उसके लिए अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं है। की फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, मैं अभी कोशिश है मेरी कि मैं उम्मीद है कि बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं पहला स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ इन 2 यूनिवर्सिटीज़। तो ये पहला कोर्स होगा जो मैं शुरू करूँगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में फॉर्मलाइज्ड कोर्स या आप जो कह रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन एग्जिस्ट नहीं करती। तो डॉक्टर्स का जो पाथवे है वो यही है कि जब वो एमबीबीएस कर लें, जब ग्रेजुएट कर लें, अपना प्लैब दें, प्लैब देने के बाद यूके आए, यूके आके अपनी ट्रेनिंग पोस्ट या स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग पोस्ट जो है उसमें वो अपने आप को रजिस्टर करवा के, तो उसी पाथवे से 4-5 साल की स्पेशलाइजेशन करके स्पोर्ट्स फिजिशियन बन जाए। और फिजियोथेरेपिस्ट भी प्लैब दे सकते हैं? नहीं, फिजिकल थेरेपिस्ट जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते, अच्छा, वो प्लैब नहीं दे सकते। तो वो क्या करेंगे फिर? वो इक्वलेंस देंगे। वो अच्छा। एक उनकी जो डिग्री है उसको रिकग्नाइज किया जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, हाँ जी, ठीक कि वो यहाँ पे आके कोई खास एक पेपर वर्क है उनका जिसको उनको प्रेजेंट करना पड़ता है टू द काउंसिल हियर, और वो जो काउंसिल है यहाँ की फिजिकल थेरेपी काउंसिल, वो उसको अप्रूव करती है, और अप्रूव करने के बाद वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। चले अभी आपने बात की फिजियोथेरेपिस्ट की और स्पोर्ट्स मेडिसिन की। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि बीइंग अ डॉक्टर, अपार्ट फ्रॉम एनी डॉक्टर, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स मेडिसिन या कोई भी हो, व्हाट इज़ अ कल्चर यहाँ पे? डॉक्टर का कल्चर क्या है और चैलेंजेस क्या होंगे यहाँ पे डॉक्टर्स को जो यहाँ पे आते हैं? देखिए जी, ये जो इंग्लैंड की सोसाइटी है ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है बहुत ज़्यादा, आप समझते ही हैं इस ठीक चीज़ है। को। तो यहाँ पे आके जब आप पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में क्योंकि एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम लोग शायद इतने ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं होते हाँ जी, टू सर्टेन एक्सटेंट। तो हम जब आते हैं यहाँ पे तो हमें सबसे बड़ा जो कल्चरल शॉक लगता है, या हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो ये होता है कि हमने इस सोसाइटी के अंदर किस तरह से अपने आप को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इंटीग्रेशन की जो पहली चीज़ है वो ये है कि ऑनेस्टी, उसके बाद आपकी पंक्चुअलिटी, उसके बाद आपका जो डिमीनर है, आप क्या पहनते हैं, आप क्या बात करते हैं, आपका तरीका बात करने का, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं नोट करता हूँ कि जो अब नए लोग आते हैं उनमें अक्सर लोग जो हैं वो उनके पास उन्होंने प्लैब तो किया होता है, उन्होंने पास तो किया होता है सब कुछ, लेकिन उनकी ये जो चीज़ें होती हैं ये इसमें थोड़ी सी उनकी डिफिशियंसीज होती हैं जिनको उनको ओवरकम करने में बहुत साल लग जाते हैं कई बार। माहौल का असर होता है ना कि वो जिस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में रहे हैं, जैसा माहौल मिला है, बंदे वैसे ही इवॉल्व होंगे। बिल्कुल ऐसी है, आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। तो मेरा उनसे सिर्फ ये मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जब वो इंग्लैंड या किसी ऐसी सोसाइटी में आना चाहें जहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, जहाँ पे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तो आप कोशिश करें कि आप बेसिकली इस ऐसे एक फ्रेम ऑफ माइंड से आएँ कि आपने इस सोसाइटी से कोई अच्छी चीज़ सीखनी है, बजाय इसके कि आपने आके यहाँ पे सोसाइटी को कोशिश करनी है कि आप यहाँ पे भी वही काम करें जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे कोई ना कोई लूप होल्स ढूंढें, जैसा कि क्या? जैसा कि मतलब कि आप कोई देखें कि मैं किस तरह से काम करके अच्छा। या बगैर काम करके मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ कमा लूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इतना सख्त है और इतनी स्ट्रिंजेंट किस्म की पॉलिसीज हैं कि आप बहुत जल्दी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मैं देखा डॉक्टर्स का अच्छा एक इमेज अच्छी है, काम भी करते हैं, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा काम करते हैं डॉक्टर्स।
बाकी डिपार्टमेंट, बाकी जो सेक्टर के लोग हैं आई नो वो कुछ करते होंगे, लेकिन डॉक्टर्स का तो अच्छा ही है। देखिए जी, ये तो आइडियोलॉजिकल बात है कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स हैं, काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप क्या कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं, मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि कई बार मुझे लोग पूछते हैं जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ कि हमें कोई डॉक्टर बताएं, कोई किसी को हमने दिखाना है, कोई आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं उनको एक बात करता हूँ, उनको कहता हूँ कि मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर से पहले किसी अच्छे इंसान को रेफ़र करना चाहूँगा, अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पाकिस्तान में इस वक्त है कि आपको अच्छे अच्छे डॉक्टर तो अक्सर मिल जाते हैं जो कि बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं और सब कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कभी कहीं के कहीं के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो थोड़े से इंसानियत से दूर होते हैं। जिनको तभी कहते हैं डॉक्टर भी कसाई बने हुए आजकल। मैं सिर्फ इसलिए इस एस्पेक्ट को ज़्यादा कहते हैं ना कि इसको ज़्यादा इस पे थोड़ा सा इस पे फोकस करता हूँ कि आप जिसके पास भी जाएं वो पहले इंसान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह एक बड़ी पुरानी कहावत है कि मरीज़ का जो आधा वो दर्द है वो तो उसकी बात सुनने से ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने मरीज़ की बात सुनेंगे नहीं, आप कैसे ट्रीट करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लेटेस्ट डेटा है वो ये बताता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनका जो एवरेज कंसल्टेशन टाइम है वो 5 मिनट है। 5 मिनट जी। तो अब आप मुझे बताइए कि 5 मिनट में आपने पेशेंट को पहले रिसीव करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, उनको एग्जामिन करना है, उसके बाद आपने डायग्नोसिस करके एग्जामिन करने के बाद आपने फिर उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना है। ये आप 5 मिनट में कर सकते हैं। इट बीट्स मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ का ट्रेंड हूँ, तो मैं तो वहाँ भी जाता हूँ तो मेरे एक पेशेंट के ऊपर 30 से 35 मिनट आराम से लग जाते हैं। और कई बार मेरे जो मैनेजर हैं मुझे आए कहते हैं जी कि वो आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मेरी जब तक तसल्ली नहीं होगी, जब तक मैं ये देखूंगा ही नहीं कि मैंने ये सब चीज़ें स्टेप वाइज कर ली हैं, मैं तो मरीज़ को अपने साथ बैठाऊंगा। और यही वजह है कि जो पेशेंट आपको एक दफ़ा ये समझ लेते हैं कि ये डॉक्टर जो है ये वाकई मेरे में इंटरेस्टेड है इस तरह से कि वो वाकई मुझे कोई ठीक करना चाहता है, वो पेशेंट आपका फिर कभी कहीं और नहीं जाता और वो फिर बार बार आपके पास ही आता है, जिसको आप कहते हैं रिटेनरशिप। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिटेनरशिप के बारे में कोई नहीं सोचता। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में वॉल्यूम ऑफ पेशेंट इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। बट दे आर स्टिकिंग टू देयर गन्स इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने कंसल्टेशन टाइम जो है 5 मिनट रखा हुआ है। पैसे वो उतने ही लेते हैं, पैसे मैं भी उतने ही देता हूँ, लेकिन मैं पेशेंट को पूरी कोशिश करता हूँ कि उसकी तसल्ली की जाए, क्योंकि वो जब मेरे पास आता है तो सिर्फ अपने फिजिकल मर्ज के साथ नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे मसाइल यहाँ पे होते हैं, तो आपने पहले उन मसाइल को सुलझाना होता है और फिर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो बेसिकली उनके फिजिकल इश्यूज होते हैं। तो अभी आप पाकिस्तान में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी। वहाँ पे कहाँ पे करते हैं और क्या करते हैं? पाकिस्तान में जी मेरा अपना क्लिनिक है। अच्छा। मेरा क्लिनिक है जौहर टाउन में, ठीक है। जो बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक है। लेकिन मेरे क्लिनिक के अंदर मेरे साथ एक बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो थोड़ा सा आप समझ लें कि आम लोगों के लिए हम कैटरेक्ट सर्जरीज करते हैं। हमें 1-2 फाउंडेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं उसमें। ओके। तो हम फ्री आई की सर्जरीज को कैटरेक्ट सर्जरीज कहते हैं, मोतिया की सर्जरी, वो हम करते हैं, फ्री में करते हैं। फ्री में करते हैं जी, बिल्कुल। That's nice. उसके अलावा हमारे पास एक डेंटिस्ट भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम, क्योंकि डेंटल केयर जो है पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है, वो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम डेंटल केयर को लोगों के लिए अफोर्डेबल करें। तो मैंने जो वैसे टैरिफ्स हैं उनको तकरीबन अपने क्लिनिक में आधा किया हुआ है कि आधे टैरिफ पे भी हम इनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसके अलावा फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है। अच्छा। लाहौर का तकरीबन 2nd बिगेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। मैं उसमें भी हफ्ते में कुछ दिन वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ। और उसके अलावा मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारे कई बार क्रिकेट के प्लेयर्स आते हैं। उसके बाद यंगस्टर्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा फोकस है, जो ज़्यादा पैशन है, वो बेसिकली है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे। ठीक है। ताकि मैं पहले से ही लोगों को ठीक करूं ताकि उनको आगे जाके कोई इंजरी हो ही ना। अच्छा, चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लोगों को इंजरीज होती हैं तो उससे मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, या मेंटल हेल्थ हमारे मुल्क कल्चर में मैटर नहीं करती? तो देखें, स्पोर्ट्समैन के लिए मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है।
इट्स ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस आई वुड से। उसकी वजह ये है कि जब किसी को इंजरी होती है तो उसको एक मेंटल ट्रॉमा मिलता है, ठीक है, और उस मेंटल ट्रॉमे से निकलने के लिए उसको प्रॉपर मेंटल प्रेपरेशन और मेंटल स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करके आगे वापस अपनी स्पोर्ट की तरफ आना पड़ता है। अगर वो नहीं करता तो उसका वो ट्रॉमा सारा वक्त उसके साथ रहता है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस चीज़ की। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इंजरीज हुई और इंजरीज के बाद वो वापस अपनी उस जगह पे नहीं आ सके जहाँ पे वो इंजरी से पहले थे। ये पाकिस्तान की एक थोड़ी सी समझ लें कि एक ड्रॉबैक है वहाँ पे। उसकी वजह है कि कोई भी मेंटल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंट समझता नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें एथलीट्स को, तो जैसे एथलीट को कोई इंजरी होती है तो साथ ही आपकी जो मेंटल जो टीम होती है, मेंटल साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है, वो साथ काम करती है स्पोर्ट्स फिजिशियंस के एज अ टीम, और हम उनका फिजिकल एस्पेक्ट ठीक करते हैं और उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि वो वापस उस स्पोर्ट्स में उसी तरह से वापस आए जिस तरह से वो इंजरी से पहले थे। और जनरली अगर बात करते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, वो ये है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। क्योंकि अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो मेरा ख्याल है ये कोई WHO का एनालिसिस है, प्रॉब्ली प्री कोविड, मेरा ख्याल 2020 के शायद कोई स्टैट्स हैं ये, उसके मुताबिक तो जो मेंटल हेल्थ थी वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 27-28% मेंटल हेल्थ का प्रेवलेंस थी पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मेल फीमेल बोथ, हाँ दोनों की। और फीमेल्स में इंजरीज तो इंक्लूड नहीं है, जस्ट जनरल। नहीं, मैं जनरल मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। उसमें फीमेल्स की मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी कदरे बेहतर है, जो खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन नहीं है, जो घर में है। लेकिन मेंटल हेल्थ के जो ज़्यादा इश्यूज हैं वो मेल लोगों को हैं। उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि वो ब्रेड विनर्स हैं, आपको पता है। उनको बहुत सारे सोशल प्रेशर्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। उसकी वजह से मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। और इस वक्त बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे है। और हर तकरीबन कोई 8वां-10वां पेशेंट जो है मेरा भी, वो जब वो मेरे पास आता है, वो चाहे आए किसी एक और पेन के साथ मेरे पास, किसी अपनी स्पोर्ट्स इंजरी या वैसे कोई अपने घुटने के दर्द या कमर के दर्द या गर्दन के दर्द से आए, लेकिन जब मैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ तो पता लगता है कि वो 1 या 2 एंटी डिप्रेसेंट पे भी हैं साथ। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आप क्यों ले रहे हैं, तो उनको पता लगता है कि वो उनको मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज हैं जिनको वो सफ़र कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ की मेडिकेशन देनी पड़ती है। ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मसल्स पेन और जो जॉइंट पेन ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे, उनको क्या करना चाहिए? कोई देखिए, क्योंकि वो हर तरह की मेडिसिन भी ले रहे हैं पर वो पेन ख़त्म नहीं होती। देखिए, जो डायबिटीज़ एज अ डिजीज़ है, ये बेसिकली हम कहते हैं ये एक सिंड्रोम है। ये आप सिंड्रोम मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि ये बीमारियों की एक मदर ऑफ ऑल कहेंगे डिजीजेस है। अच्छा, डायबिटीज है। इसमें होता क्या है कि इसमें 3 मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज के अंदर। उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पहली कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि आपकी जो आंखें हैं, जो रेटिना है आपकी आंखों, उसको ये अफेक्ट करती है। उससे लोगों की आंखें चली जाती हैं, और अक्सर लोग जो हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो इवेंचुअली वो कई बार बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी जो है ये किडनीज का किससे रिलेटेड है। तो बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ये गुर्दों की बीमारियों से ये बेचारे सफ़र करते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपने क्वेश्चन मेरे से किया वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी क्या है कि आपकी नर्व्स डैमेज होते हैं, डैमेज होते हैं। ठीक है, आपने शायद सुना होगा कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में इस तरह की इंजरीज होती हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो किसी गर्म चीज़ को कभी हाथ लगा लेते हैं, उनको महसूस नहीं होता, और उसके बाद उनको पूरी एक जो कहते हैं कि बर्न हो जाता है, या वो किसी ऐसी जगह पे और किसी को ज़ख़म हो जाए, उनका ज़ख़म ठीक नहीं होता, बहुत लंबा अरसा लेता है ठीक होने में। हीलिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से है, क्योंकि नर्व्स जो होती हैं वो उस तरह से नहीं रहती, और वो उनकी जो सेंसेशन है, जो नर्व का एक मेन काम है कि वो सेंसरी और मोटर फंक्शन है उसका, कि सेंसरी ऊपर ब्रेन को लेके जाती है और फिर वापस मोटर लेके आती है, ताकि आप अपना हाथ अगर किसी गर्म चीज़ को लगा है तो आप वो हटा भी सकें। वो मोटर सप्लाई है, वो उनकी डिरेंज हो जाती है, वो उनकी ठीक नहीं रहती, और इस वजह से
उनको बहुत सारे ये एक्स और पेन्स के मसाइल होते हैं। तो इसलिए मैं आमतौर पर ये करता हूँ कि मेरे जो पेशेंट्स डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई मल्टीविटामिन्स साथ लिया करें, अच्छा। क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर बॉडी का वेयर टेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना आप लोगों को मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स देते हैं उतनी उनकी रिकवरी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस कोई मूवमेंट नहीं करनी है, बस नहीं, डायबिटीज़ में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसकी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है वो तो है ही एक्सरसाइज। क्योंकि देखिए ना, शुगर जो है, एग्रेसिव एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्सरसाइज? नहीं, आप नॉर्मल करें, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारी फीमेल्स तो वो नहीं करती थोड़ी सी एक्सरसाइज, तो उनके लिए क्या करेंगे, मतलब जो अबव 50 है? देखें, मैं कहता हूँ बेसिक्स से आप शुरू करें, सिंपल वॉक करें। अच्छा, कोशिश करें कि आप वॉक करें। पर लोग वॉक करते कह रहे टांगे में दर्द मजीद हो गया। हाँ, असल में ये चीज़ है ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये डेवलप करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी तो हो रही होती है, तो आपने उसको काउंटर अटैक करना ना, कि आपने उसको कोई हेल्दी चीज़ें दिखानी है कि जी मैं अब एक्टिविटी भी करता हूँ, ताकि ब्रेन आपका जो है वो दोबारा से उस चीज़ को रजिस्टर करना शुरू करे कि अब ये जो खून के अंदर शुगर फिर रही है बहुत ज़्यादा, इसकी कोई कंजम्पशन भी है। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसका जो मेडिसिन मैं कहता हूँ डायबिटीज़ के लिए, वो एक्सरसाइज है। क्योंकि जब आपके खून के अंदर जब शुगर ज़्यादा होती है और जब आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं या आप वॉक करते हैं, आपके मसल्स काम में आते हैं, तो वो मसल्स सारी की सारी शुगर लेके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके वो यूज कर लेते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप अब तो बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिफिकली आप देखें तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत डेटा आ रहा है। अब लोग कहते हैं जी कि आप अगर अपने 40s में अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, कोई जिसमें आप कहते हैं कि कोई वेट आप नहीं उठाते, या कोई आप ये जो रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं इनको आप यूज़ नहीं करते, व्हेन यू गो बियॉन्ड 65 आप शायद चल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके मसल जो है वो इतने रिडंडेंट हो गए होंगे उस वक्त कि आप उनको वो काम करना छोड़ देंगे। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक डिजीज की तरह एक चीज फैल रही है, इसको हम कहते हैं सार्कोपीनिया। अच्छा, सार्कोपीनिया क्या है? सार्कोपीनिया है लॉस ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ठीक है, मसल का लूज करना, ठीक है। और ये इतना रैम्पेंट है इस वक्त कि आप सोच नहीं सकते कि एवरी सेकंड पेशेंट आई सी इन माय क्लिनिक जो अबव 55 है वो सार्कोपीनिया का शिकार है। उनकी पतली पतली सी टांगे हो गई, पतले पतले से बाजू हो गए। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप सार्कोपीनिया डेवलप कर रहे हैं, आपने लगता है बहुत अरसे से कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो कहते हैं हाँ जी मुझे तो एक्सरसाइज की 20 साल हो गए, ड्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एपिडेमिक है, क्योंकि उससे होता ये है कि यही पेशेंट्स जो हैं ये एक स्टेज के बाद जाके डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसे ही, क्योंकि ये तो अपने जो बेसिक जो अपनी आप समझ लें फॉर्मेलिटीज हैं ये वो भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए तो बाथरूम जाना मुश्किल हो जाता है, ये चल नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ कि जितने भी लोग हैं स्पेशली 45 एंड अबव, और जिनको खासतौर पर डायबिटीज़ या कोई ऐसी डिजीज़ है, उनको तो ज़रूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि उनको सार्कोपीनिया ना हो। क्योंकि सार्कोपीनिया जिसको एक दफ़ा हो जाए या जिस तरफ वो डेवलप कर जाए, उनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। और फिर वो ये क्या होते हैं उसका जी आजकल एक ख़ास चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, डायनामोमीटर्स उनको हम कहते हैं, ख़ास चीज़ें हैं जो जिसपे हम उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। एक मिलता है हाथ के लिए होता है, उसको हम तो कितने न्यूटन देखना होता है वो उसके खास हर एज के हिसाब से ना उसके वो होते हैं। ठीक है, तो उसका एक पूरा एक चार्ट है जिसको हम कंपेयर करते हैं कि इस एज के आदमी को, मेल को, इस एज के फीमेल को इस इतनी न्यूटन इसकी चाहिए, ठीक है। उसको हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अगर हमें लगता है कि कम है तो हम उनको कहते हैं कि आपको कुछ ट्रेनिंग करनी चाहिए, फिर हम उनको कोई प्रिस्क्राइब करते हैं, ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह ही टांगों के लिए अलहदा से मिलते हैं, उनको भी हम टांगों की आपकी जो ये आपके मसल हैं टांगों के क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई और सिम्टम बंदे को जनरली घर में बैठे को सिम्टम देखें जी, इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम वजन नहीं उठा सकते, जी सबसे बड़ा सिम्टम तो ये है कि लोग वॉक नहीं कर, वो चलते हैं तो उनको कहते हैं हमें दर्द शुरू हो जाती है। हमारे आम बंदे को भी हो जाती है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि लेस देन 30-35 उनको भी हो जाती है। वो तो फिर बिल्कुल लैक ऑफ एक्टिविटी है ना, वो तो बिल्कुल लैक ऑफ एक्टिविटी है या कोई और वजह हो सकती है उसकी। लेकिन जो 55 के आसपास लोग हैं वो तो उनको चलने से दर्द होती है, वो ज़्यादा चल नहीं सकते, उनको सांस फूल जाता है। ये बेसिक सिम्टम्स हैं इसके। और फिर जब आप उनको फिजिकली देखते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम देयर आउटलुक कि वो उनको आप खास देखेंगे कि उनके शोल्डर के मसल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पेट
अक्सर पाकिस्तानी आपने देखा होगा मर्दों का पेट निकला होता है लेकिन बाकी जिस्म पतला हो जाता होता है। है। तो ये सार्कोपीनिया के कुछ बड़े टिपिकल कार्डिनल सिम्टम्स इनको मैं कहता हूँ वो है। अच्छा, आपने कहा आप पाकिस्तान में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, अगर किसी ने आपके पाकिस्तान आना है तो वो कैसे आपको मिल सकते हैं और आप कितनी टाइम पाकिस्तान में होते हैं, कितना टाइम यहाँ पे होते हैं? जी फिलहाल तो मैं अभी बेसिकली इस तरह है कि मैं 3 महीने पाकिस्तान में होता हूँ और फिर 6 वीक्स के लिए मैं फिर लंदन आ जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो मेरा इस तरह से मैं अभी मोस्ट ऑफ टाइम मैं पाकिस्तान में ज्यादा मतलब 3 महीने वहाँ 6 वीक्स, 3 महीने के बाद 6 वीक्स। आपको विजिट करना, अपॉइंटमेंट्स का क्या ऑनलाइन होती है या क्लिनिक? नहीं, मेरे क्लिनिक का नंबर है लाहौर का, उस अच्छा। पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ का अपॉइंटमेंट नंबर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आप बेशक वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी को, ठीक है, तो वो आ सकते हैं मेरे पास बिल्कुल वहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है। आप क्लिनिक में आपके आ सकते हैं? जी जी और बिल्कुल आप आ यहाँ पे हो तो कहाँ पे होंगे? सकते हैं। यहाँ पे भी हैं तो मेरे पास यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट का नंबर है, नहीं, वो भी यहाँ आपको कौन से देता हूँ। क्लिनिक है? अगर कोई यहाँ पे मतलब बेसिक किस सिटी पे आना पड़ता है? यहाँ लंदन में ही, लंदन लंदन में मेरा एक क्लिनिक जो है वो हाई विकम में है। ओके, हाँ जी, हाई विकम के एरिया में, और एक क्लिनिक जो है मेरा ये बिल्कुल लैंगली के पास है। हाँ जी, क्रॉली में। क्रॉली में बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है जो इस्लाम में है कि मुझे और आपको, हम लोग को जो चीज़ दी है वो अल्लाह ने हमें दी है, और हमारे पीछे फ़र्ज़ है कि जो कुछ हमें दिया है उससे हम आगे के लोगों का भला करें, उनको फ़ायदा पहुंचाएं। तो आप बीइंग अ डॉक्टर, आप ऐसा क्या करें जो सोशल इम्पैक्ट आपको लगता है कि मैंने किया अभी तक, कोई लेगेसी का काम? जी देखिए जी, मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को इस एस्पेक्ट से, क्योंकि मुझे मौका मिला ज़िंदगी में साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करने का। अच्छा, मैंने वहाँ पे बहुत पॉवर्टी देखी, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा कि लोगों के पास बेसिक चीज़ें ही नहीं है, खाने पीने को नहीं है, आप लग्जरीज की बात तो बिल्कुल छोड़ दें। तो मुझे उस वक्त भी लगता था कि ये अजीब सी चीज़ है, ये क्यों ऐसे है ये, लेकिन ऑब्वियसली ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जो चल रहा है। तो मैंने उस वक्त भी उस ज़माने से मैंने वॉलंटरी काम करने का सोचा, और मैं वॉलंटरी काम करता था उस वक्त भी। अच्छा, उसके बाद मैं जहाँ जहाँ रहा ज़िंदगी में, मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का काम करूँगा ताकि जो मेरे अंदर चीज़ ऐसी है कोई जो मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जिसको आप शायद सदका जारिया आप कहते हैं उसको। हाँ जी, कोई सदका जारिया। एक चीज़ है आपको अल्लाह ताला ने दी है, या आपने उसको डेवलप किया है अल्लाह ताला की उसकी वजह से, तो आप उसको आगे लोगों को दें ताकि लोग उससे फ़ायदा मुस्तफीद उठाएं, होके सदका जारिया। जी जी सदका जारिया करें। तो मैं अब यहाँ पे इंग्लैंड में जब होता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ जिस तरह हमारी इस्लामिक कम्युनिटीज़ हैं, अच्छा, मैं उनके अंदर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं बात करता हूँ। मैं ज़्यादा जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला है जो यंगस्टर्स का, वो आइडेंटिटी क्राइसिस है यहाँ पे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि वो कौन है। क्योंकि हम लोग जो हैं जो अपने उन डेकेड्स में आए थे जब हम काफ़ी कुछ पाकिस्तान से सीख चुके थे, तो हमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे एज मुसलमान आप समझ लें ग्रो करते हैं या जिनकी ग्रूमिंग होती है, उनके बहुत सारे सवालात होते हैं, और उनके सवालात के जवाब जो हैं उनको एक जो आप कह लें एक हार्ड लाइन क्लैरिक जो है वो शायद नहीं दे सकता, क्योंकि वो शायद सिर्फ उनको कुरान से रिलेटेड बातें या हदीस से रिलेटेड बातें बता सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है चीज़ों की, वो उनके लिए बताना शायद मुश्किल होता है। तो उसके लिए इस तरह होता है कि मुझे अक्सर लोग अप्रोच करते हैं, इस तरह के इस्लामिक सेंटर्स या कम्युनिटीज़ अप्रोच करती हैं कि जी हमारे ये बच्चों के ये मसाइल हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। वो ना तो पूरी तरह मुसलमान हैं, ना ही वो पूरी तरह एथियस्ट, वो अजीब सा उनका एक वो आप समझ लें कि लादीनियत की तरफ से जिस तरह से एक होता है। तो फिर मैं उधर जाके मैं मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उनके साथ कि मैं कौन हूँ, मैंने किस तरह से अभी तक अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है, कि मैं वेस्ट में रहता हूँ तो मैं वेस्ट के प्रिंसिपल्स को जितना मैं अपने दीन के साथ मिला के चल सकूँ मैं उनको चलाता हूँ। मैं वेस्ट से अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और किन 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 चीज़ों से बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैंने क्योंकि एक जर्नी पिछले 30 साल में एक सफ़र किया मैंने जब से मैंने पाकिस्तान छोड़ा, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ उनके साथ। उसके अलावा जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो पाकिस्तान ने मुझे काफ़ी जो फाउंडेशंस हैं
जो आमतौर पर कहती हैं कि कोई हमें वॉलंटरी कोई डॉक्टर मिल जाए ऐसा जो ऐसे एरियाज में काम कर सके, जैसा सैलाब आया था ठीक है। या कहीं पे कोई ऐसे मसाइल होते हैं, तो मैं वहाँ जाके काम करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम्युनिटी को कुछ गिव बैक कर सकूँ। उसके अलावा मैंने अपने ही क्लिनिक में, लाहौर में जो मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे हमने एक चैरिटेबल एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम हर महीने कोशिश करते हैं कि तकरीबन 100 डिज़र्विंग पेशेंट्स की, डिज़र्विंग का मतलब है कि जो लोग इतने ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं हैं या जो लोग सदका या ज़कात को बेसिकली उसके लिए एलिजिबल हैं, हम उनकी फ्री सर्जरीज करते हैं आई की, जो कि कैटरैक्ट की सर्जरीज हैं जिसको आप मोतिया भी कहते हैं, तो वो हम करते हैं। तो काफ़ी इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन आई ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट बैक। और यहाँ पे जो मेरा ज़्यादा है वो अब कम्युनिटी सेंटर्स के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ एक पूरी जॉइंट वर्किंग की जाए, ताकि हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं वो कम से कम इस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ना हो और कम से कम एक बड़ी स्टेबल और एक आप कह लें कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, यहाँ पे सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ पे आप सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लाम को इम्प्लीमेंट करके भी आप गुजार सकते हैं डेफिनेटली। तो बस ये है कि ये इनको थोड़ी सी डायरेक्शन देनी है, तो मैं उसके लिए आजकल कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ और मैं वो काम करता हूँ। दैट्स वंडरफुल। नॉर्मली मैंने देखा जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमने वापस जाके क्या करना यार, हम यहीं पे हैं, यहीं पे सेटल्ड हैं, वो लाइक इट है। तो आपको कैसा लगता है जब यहाँ से वहाँ जाके देखते हैं वर्क कल्चर कितना डिफरेंट है? वर्क एथिक्स तो काफ़ी फ़र्क है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसकी वजह कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे थिंग्स बिकम वेरी ईजी, क्योंकि आपने आना है और आप ऑटोमेटिकली आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और वो आप बहुत आसानी से वो सिस्टम आपको फैसिलिटेट कर देता है। पाकिस्तान में बहुत चैलेंजेस हैं ऑन अ डेली बेसिस, कि कभी कोई आपको एम्प्लॉयज़ की तरफ से चैलेंज है, वर्क एथिक जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग कई बार जो है वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको नहीं नज़र आते। अच्छा, उसकी क्या वजह है? ये मैंने देखा ये हर सेक्टर में पाकिस्तान के मतलब वजह क्या है, मतलब हम काम क्यों नहीं करना चाह रहे? देखिए जी, मुझे तो इस बात का पता नहीं, मैं शायद 30 साल पहले जब पाकिस्तान छोड़ा था मैंने, तो उस वक्त तो मुझे लगता था, क्योंकि मैंने अपने फादर को अपने मदर को देखा, दोनों को, वो दोनों एजुकेशनिस्ट थे। मेरे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मेरी वालदा जो थी वो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में पढ़ाती थी, वो भी पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर थी। उनको मैंने सारी उम्र देखा कि उन्होंने मेहनत की, फिजिकल भी और मेंटल भी, पढ़ाया, लोग बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद हमें भी पढ़ाया। हम 4 बहन भाई हैं, सब के सब हम पढ़े। तो शायद उस वक्त हमारे जो प्रिंसिपल्स थे और एथिक्स थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे। कहीं पे समवेयर डाउन द लाइन मुझे लगता है कि वो बड़े डाइल्यूट हो गए किसी वजह से। शायद ये कोई इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है इसका। अच्छा, कि इकोनॉमिक फैक्टर जब इस तरह का कोई आया कि शायद कुछ लोग जब बाहर गए और कुछ लोग जब बाहर से वापस आए, तो वो शायद बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आए। और जब वो आए, हालांकि उन्होंने भी वहाँ पे मेहनत से कमाई, मेहनत की और वहाँ से कमाया, एक सिस्टम का हिस्सा बने वो और सक्सेसफुल हुए। और जब वो वापस आए तो वो जब अपना सब कुछ वहाँ पे लेके आए, तो शायद से लगा कि लोगों को लगा कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो शायद कुछ इस तरह से लोगों के कुछ कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हुए कहीं पे समवेयर डाउन द लाइन। मैं इस बारे में कोई मुस्बत बात उस तरह तो नहीं कर सकता कि ये ऐसे ही हुआ, लेकिन लगता यही है कि वहाँ पे वर्क एथिक जो है उसका एक बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि हम लोग शायद अपने जो मामलात हैं उनमें काफ़ी पीछे रह गए हैं। हम अपने शायद जो दीनी जो हमारी चीज़ें हैं, हम उनमें शायद सब चीज़ें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मामलात पूरे नहीं कर रहे, मतलब अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे टुवर्ड्स मतलब जिम्मेदारी, एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी, हर चीज़ की, एक बिल्कुल। टीचर की हाँ जी, जिम्मेदारी है। मतलब देखे ना, झूठ बोलना या कोई गलत बयानी करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है एज अ गुड समैरिटन। हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इस सोसाइटी में, आपको वेस्ट की सोसाइटी में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे उनको चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता है। कोई अगर आपको एक आदमी कोई ऐसा मिल जाए जो कि किसी जगह पे झूठ बोलता हो, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ब्लैक लिस्ट हो जाता है, इसको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं कि ये आदमी जो है ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, साफ कहते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये एक बहुत आम सी चीज़ है, राइज हो गई है कि लोग बड़े आराम से झूठ बोल लेते हैं, लोग बड़े आराम से लोगों को जो है वो थोड़ा सा
मतलब कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं उनको। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पे हैं और फैक्ट्स हैं वहाँ की ज़िंदगी के। तो वहाँ पे मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई नया चैलेंज है। लेकिन मैं पिछले तकरीबन 3.5-4 साल से वहाँ पे अब टाइम गुजारता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह मेरा क्लिनिक है, तो मेरे क्लिनिक के जो मुलाजमीन हैं मैं उनको बार बार कई बार तो बल्कि वो हो सकता है तंग आ जाते हो कि क्या एक ही बार बार करते हैं। मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि यार कोशिश करें कि अपनी रोज़ी जो है ना इसको हलाल करें। क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे पता है कई लोग कहते हैं जी वो जी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग पेशेंट भी बैठे हुए हैं, सब कुछ है। तो मैं उनको कहता हूँ कि असल में तो काम की जगह भी इबादत की जगह होती है अगर आप उसको ठीक तरीके से करें। तो ये भी एक काम भी तो इबादत ही है, हमारा दीन भी ये मैं कहता है। तो मैं उनको थोड़ा सा इस तरह की चीज़ बताता हूँ कई बार, लेकिन शायद हम लोग अपने मामलात में पीछे रह गए और हमने जो अपनी कुछ हम समझते हैं कि शायद ये चीज़ें हमें बचाएंगी कल को, उनमें हम शायद बहुत ज़्यादा आगे उस चीज़ से तजावुज़ कर गए, बैलेंस ख़त्म हो गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारा इवेंचुअली हमारा जो हिसाब किताब होना है वो तो मामलात पे होना है, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़ा रहमान रहीम है, गफूर रहीम है, रहमान रहीम है। तो वो अपने तो मामलात मेरा ख्याल है कह देगा कोई बात नहीं मैं छोड़ देता हूँ, तुमने मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ी कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमने उस आदमी के साथ क्या किया, तुमने उस आदमी को धोखा दिया, तुमने उससे गलत बयानी की, तुमने उससे झूठ बोला, इसका कौन हिसाब देगा। और शायद अगर हमें ये ऐसा हो गया हमें आखिरी वक्त में जाके कहीं ये सवाल हो तो उस वक्त हमारे पास इट बी टू लेट, हमारे पास कोई जवाब उसका हो गया नहीं सर। तो सही ये चीज़ है बेसिकली। अच्छा, आप जिससे कहते हैं कि अभी ये जो आप काम कर रहे हैं ये कोई आम काम तो नहीं है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और मैंने जो प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया इसके पीछे भी हमारा बुनियादी मकसद यही है कि जितने भी हम लोग हैं ना जो सक्सेसफुल हो गए हैं, जो होना चाह रहे हैं, एक कम्युनिटी जो पूरी अलग हो गई है उसको कनेक्ट करें, एक कम्युनिटी बनाएं और सब एक दूसरे को हेल्प करें। और कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा तो एक दूसरे को मोटिवेशन भी मिलेगी यार कि वो पी कर है वो पी कर है तो हम भी करते हैं। जैसे हमारे कल्चर है ना कि मेरे साथ ये उसने बुरा किया उसने बुरा किया इसने बुरा किया तो मैं भी किसी के साथ अच्छा नहीं करूँगा। तो इसीलिए हमने भी यही इनिशिएटिव इसीलिए लिया है, ये बहुत अच्छा लाइक योरसेल्फ के यहाँ पे आए मिल के काम करें और कम्युनिटी को एक दोबारा से एक होप दें कि हम मिल के कुछ कर सकते हैं। जी जी। एंड अगेन कि पाकिस्तानी खाली ड्राइवर्स इस तरह के नहीं, मतलब दे आर ऑल्सो इन अ वेरी गुड प्रोफेशंस। जी जी जी। ये भी मोटिवेशन लोगों को मिले यार कि हम भी जा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसी है जी। देखें मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हर आदमी इस दुनिया में अपना एक काम करने आया है, रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोफेशन, रिगार्डलेस ऑफ देयर अपब्रिंगिंग। ठीक है, एक मकसद हर एक का एक मकसद है। तो हम अगर इस कंपैरिजन को अपनी जिंदगी से निकाल दें ना कि ये तो हमसे बड़ा है और ये हमसे छोटा है, तो मेरे ख्याल मामलात बहुत आसान हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। लेकिन चूंकि हम सारा वक्त ये बेंचमार्क करते रहते हैं अपने आप को और हम देखते रहते हैं कि ओ हमारे पास तो ये नहीं है उसके पास तो वो है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको आपकी तबीयत के अंदर और आपके हर चीज़ के अंदर एक रेस्टलेसनेस डेवलप कर देता है। आप सारा वक्त इस्तराब का शिकार रहते हैं और सारा वक्त आप भागते रहते हैं, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आनी। जबकि अगर आप ये समझ लें कि जी मेरे पास जो कुछ भी है वो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा भी है, तो इसमें तो आपको बड़ी अच्छी एक वो कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन मिलती है, बजाय इसके कि आप सब सारा अपने से ऊपर देखते रहे। क्योंकि आप जब अपने से ऊपर देखेंगे तो आपको हमेशा अपना जो है वो कम ही लगेगा। अच्छा, एक बीइंग अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, व्हाट इज अ टिपिकल डे लुक लाइक? आप पूरा दिन करते क्या है? देखिए अगर मैं इस वक्त बताऊं तो इस वक्त तो मेरी ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट सी है, क्योंकि मैंने अपने आवर्स को अपनी ज़िंदगी को खुद मैनेज किया हुआ। ठीक है, ये तो मेरे अपने ऊपर है कि मैंने कितने क्लाइंट्स को देखना है, मैंने कितने डेज पर वीक की कमिटमेंट करनी है। लेकिन अगर आप मेरे उन सालों की बात करें जब मैं बेसिकली ट्रेनिंग करने के बाद नई स्पोर्ट्स मेडिसिन में मैंने अपनी शुरू की थी, जॉब शुरू की थी, तो उसमें टिपिकल डे ऐसे ही है कि आप सुबह या तो अपने जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ जाते हैं, आपकी वहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैं
स्पोर्ट्समैन हैं जो ज़्यादा, वो आपके पास होते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनकी असेसमेंट करते हैं, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है ट्रियाज करने का कि आपको क्लब्स जो हैं वो 20 के करीब फुटबॉलर्स भेज देते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने इन फुटबॉलर्स को देखा है, दे आर गुड इन फुटबॉल, बट वी वांट यू टू एनालाइज कि ये क्या अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते हैं, क्या ये 3-4 साल के लिए हमारे साथ खेल सकेंगे, ताकि हम इनको कॉन्ट्रैक्ट दे सकें। क्योंकि हर क्लब को डर ये होता है या फियर ये होता है कि कहीं ये प्लेयर कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 6 महीने के बाद इंजर ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो उसको इंजरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे पैसे तो उनको देने पड़ते हैं, ऐसे है। लेकिन लॉस ऑफ इनकम की वजह से क्लब्स को बहुत नुकसान होता है। तो इस वजह से वो हमारे ऐसे लोगों को एंगेज करते हैं। वो मेरे पास लड़के भेजते थे, मैं उनको देखता था, मैं हर प्लेयर की असेसमेंट करता था, बायोमैकेनिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट, उनकी न्यूट्रिशन देखनी, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। फिर जो यंग पेशेंट्स हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल या यंग एथलीट्स हैं जो कि 17 से लोअर एज के हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि उनकी ग्रोथ के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको भी आपने देखना होता है, क्योंकि वो भी अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, तो आप उनको ओवर स्ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बड़ी कॉमन है और ये कोचेस करवाते हैं। क्योंकि कोचेस जो होते हैं वो हर लड़के को समझते हैं कि ये बस इनको आप जितना मर्जी एक ही एग्जैक्टली वो वन साइज फिट्स ऑल वाली बात है, ऐसा नहीं है। तो मैं उनको बहुत तरीके से उनका ट्रियाज करके उनको देखता था कि ये बच्चे जो हैं ये 14 साल के हैं, ये 15 के हैं, तो इनको हम एक ख़ास अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते, अदरवाइज उनकी जो ग्रोथ है वो जेपरडाइज हो सकती है, उनको इंजरीज हो सकती हैं, उनकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, जो बोन्स की ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, उनके फ्रैक्चर हो सकते हैं। और मेरे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे मेरे पास 3-4 बच्चे आए हैं जो कोई टेनिस के प्लेयर हैं, कोई किसी और स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, जिनके स्पाइन के फ्रैक्चर्स हुए हैं, और वो 14-15 साल के बच्चे हैं। और मैं बड़ा ओवर ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने जिम के अंदर जाके, जिम के अंदर भी हैवी वेट लिफ्टिंग, बिल्कुल हैवी वेट के अलावा एंगल्स, इट्स ऑल इन दी एंगल्स। मैं हमेशा बात करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि जी इंजरी कैसे होती है, मैं कहता हूँ जी इंजरी ऐसे होती है कि आप गलत एंगल पे चीज़ें उठाते हैं। तो आपका जो कोच है या आपका जो पर्सनल ट्रेनर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि उसको पता हो, उसको एनाटमी की, बॉडी की एनाटमी की समझ होनी चाहिए कि ये अगर मैं इसको यहाँ पे ओवर एक्सर्ट करूंगा किसी मसल को, तो ये इसका इम्पैक्ट प्लेयर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और यही हो रहा है कि लोगों को उनके एंगल्स नहीं देखे जा रहे, उनको बगैर वजह की, जिस तरह आपने कहा, हैवी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं और गलत एंगल्स पे हैवी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, विच इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर बेसिकली, कि इवेंचुअली वो आपकी बोन्स को भी फ्रैक्चर करती है और आपके मसल्स को भी वो जो है वो डैमेज करती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कोई एडवाइस जो आप देना चाह रहे हो बीइंग अ डॉक्टर टू अपकमिंग डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स जो इस करियर में आना चाह रहे हैं? जी, मैं उनको ये कहूँगा कि इस स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान में भी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट नहीं करता अभी है, और यूके में भी है। तो अगर आपने यहाँ पे आके प्रैक्टिस करनी है तो आप बड़े आराम से इस पाथवे को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको करियर ऑब्जेक्टिव्स भी आपके अचीव होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त। तो आप कभी भी आपको कभी कोई जॉब के इश्यूज नहीं होंगे। एक दफ़ा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अरसे के लिए काम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर 2-3 साल का किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो जाता है, तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा, एंड यू कैन लॉन्च योरसेल्फ फ्रॉम एनीवेयर आफ्टर दैट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स फिजिशियन से रिलेटेड। अगर कोई और भी क्वेश्चंस आपके हुए या आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो काइंडली आप हम लोग को ईमेल करें, और बाकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।